संसद से उज्जैन बरास्ते जंतर मंतर तक जो भी किया मोदी ने किया। अब किया क्या? लोक जतन के संपादक बादल सरोज का आलेख हस्तक्षेप पर कौन? न्यू इंडिया की विशेषता क्या है? न्यू इंडिया की विशेषता है कि जो भी करेंगे मोदी ही करेंगे। 28 मई को भी यही हुआ। जो भी किया संसद की नई बिल्डिंग से लेकर जंतर मंतर होते हुए उज्जैन के महाकाल तक जो भी जहां भी किया मोदी ने किया। नए संसद भवन जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था, बीच बीच में उसके निर्माण की देखरेख करते हुए विभिन्न कोणों से फोटो भी नरेंद्र मोदी ने ही खिंचवाए थे। पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन का भाषण भी नरेंद्र मोदी ने दिया। इस बीच जिसे उनकी पार्टी के नेता नेहरू की वॉकिंग स्टिक बताते बताते गला सुझा रहे थे, उस सेंगोल के सामने धरा पर लंबलोट नरेंद्र मोदी हुए। उसे हाथ में लेकर नहीं, धारण करके धीरे धीरे खरामा खरामा चल सीढ़ियां चढ़कर आसंदी तक भी नरेंद्र मोदी ही पहुंचे। इसके पहले देश भर से छाट छाट कर बुलाए गए छठे छटाए साधु महंतों के आगे हर एक के आगे शीश नवाकर आशीर्वाद भी नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी जिस समारोह को नरेंद्र मोदी के राज्याभिषेक का आयोजन मान भांति भांति की मुद्राओं में इससे उठ हो रहे थे, उस सुबह से जारी अनवरत गुनादन लाइव के बीच 11 से 12 बजे के बीच एक अंतराल आया ताकि नरेंद्र मोदी की मन की बात का लाइव प्रसारण हो, जो हुआ भी। और उसके पूरा होते ही फिर सारे चैनलों की टीवी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी ही थे। सामाजिक व्यवहार की बात दूर रही, हर भाषा हर वर्तनी और व्याकरण के हिसाब से भी एक पैराग्राफ में ही एक शब्द या नाम को एकाधिक बार दोहराया जाना अनुचित और अशुद्ध माना जाता है और इसलिए ऐसा करना निषिद्ध होता है। मगर जब एक चालाकानुवार्तित कुनबे का मामला हो तो वे जो कहें वह प्रमाण है, जो करें वह प्रतिमान है। 28 मई को यही हुआ। नई बिल्डिंग तो बहाना था, हर संभव असंभव कोण से मोदी मयता की बाहर लाना था, जिसे खुद उन्होंने दिव्य भव्य अलौकिक और टीवी चैनलों ने तो पाल बताया। राज्याभिषेक के लिए पुरोहितों के पुराणों में जो जो बताया गया है, 28 मई को वह सब कुछ था। उघाड़े उन्नत उदरों और लहराती दाढ़ियों वाले पुरोहितों के ठट से यज्ञ की वेदी थी, हवन कुंड था, लोबान था, आरती थी, मंत्रोच्चार थे, शंख ध्वनि थी, आचमन था, रोली थी, अक्षत था, शुद्धि के लिए छिड़का जाने वाला जल था। कुल मिलाकर यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत जनता के लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक संसद का नया भवन आहुतियों के गर्भगृह में बदलकर रख दिया गया था। दिखावे के लिए दूर अलग कोने में आचार की तरह सर्वधर्म प्रार्थना का प्रहसन पिलर भी था, मगर बाकी आयोजन के सारे 56 लोग एक रस एक रंग थे। इसे जिसे एक धार्मिक समारोह बनाने और दिखाने का जतन किया जा रहा था, उसमें धर्म के नाम पर भी भारत की खुद हिंदू धर्म की विविधताओं को नकार कर सिर्फ सनातन था। वह भी इतना सतर्क और सावधान कि आशीर्वाद देने पधारे महंतों में सिर्फ साधु थे, साध्वियां उपस्थित थी। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान जैसी फालतू की समझदारी से पूरी तरह बचने की समझदारी थी। दंड थमाने जैसे कामों में भले अधीनम अधिष्ठाता रहे हों, मुख्य पूजा और अभिषेक का काम करने का अधिकार सिर्फ श्रृंगेरी से बुलाए शुद्ध और शास्त्र सम्मत ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ में था। पूरा देश शोर मचाता रहा कि इतने महत्वपूर्ण आयोजन से देश की राष्ट्रपति क्यों गायब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। जो संसद बनती ही राष्ट्रपति के साथ है, वे उसी संसद के नए भवन के एकदम करीब अपने घर में अकेली क्यों बैठी, इस उद्घाटन समारोह से अलग थलग क्यों रखी गई है। एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उन्हें इस आयोजन से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि उनके आने से उनकी शीर्षस्थ संवैधानिक हैसियत के चलते नरेंद्र मोदी को उतना फुटेज नहीं मिलता जितना अब मिला। कैमरे के सामने अकेले ही बने रहने का मोदी सिंड्रोम अब शब्दकोश में नार्सिज्म का समानार्थी हो चुका है। इसे देखते हुए इस अनुमान में थोड़ी सच्चाई है, मगर यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच यह है कि इस संपूर्ण सनातनी आयोजन में मौजूदा राष्ट्रपति जो महिला भी हैं और संस्थागत धर्मों में विश्वास न करने वाले सभी धर्मों से पुराने आदिवासी समुदाय की भी हैं, के लिए जगह थी ही नहीं। उल्टे उनका होना पूरी तरह सनातनी मान्यताओं के विरुद्ध होगा। श्रृंगेरी और बाकी प्रकांड सनातनी पुरोहित जिन्होंने जन्मना वर्ण के कारण शिवाजी महाराज तक का राज्याभिषेक करने से ठोक कर मना कर दिया था, वे हाथ उठाकर एक स्त्री सोनी आदिवासी स्त्री को आशीर्वाद देकर अपना
कथित सनातनत्व कैसे भ्रष्ट करते। मोदी अपने भाषण में जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के विशेषण से संबोधित करते थे, उसमें से लोकतंत्र की संवैधानिक मुखिया को अलग बैठाना संसद को क्रेडल ऑफ मनुवाद का पालना बनाने की ओर एक बड़ा कदम था। संसद सर्वोच्च लोकतांत्रिक निकाय होती है, उसे लोकतंत्र का मंदिर कहना ही गलत रूपक है। जिस तरह किसी पारसी के प्रधानमंत्री बनने पर संसद आतिश बेहराम या दरे मेहर, किसी यहूदी के बनने पर सिनेगॉग, किसी सिख के बनने पर गुरुद्वारा, किसी मुसलमान के बनने पर मस्जिद, किसी जैन के बनने पर देरासर, किसी बौद्ध के बनने पर चैत्य सभा मंडप, किसी आदिवासी के बनने पर सरना स्थल या बड़ा देव नहीं हो जाती, ठीक उसी तरह किसी सनातनी के प्रधानमंत्री होने भर से उसे मंदिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य समाज इन तंग और अंधेरी गलियों से बहुत छटपटाहट के बाद बाहर निकला है और संविधान सम्मत लोकतंत्र की खुली हवा में सांस लेना सीखा है। इसे उलटने से जो फिसलन शुरू होती है वह कहाँ ले जाएगी, इसका हालिया उदाहरण तुर्की और उसका राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन है। भारत इसलिए भारत बना है क्योंकि उसने इस फिसलन पर जाने का रास्ता नहीं चुना, मगर जो इस भारत की निर्माण प्रक्रिया में कभी रहे ही नहीं, उनके लिए इन बातों का कोई महत्व कहाँ। कर्मकांड की हुकूमत के हिसाब से भी 28 मई का दिन कोई बहुत मांगलिक शुभ मुहूर्त दिन नहीं था, सिवाय इसके कि मौजूदा हुक्मरानों का वैचारिक आराध्य विधायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती थी। यही दिन संसद उद्घाटन के लिए चुना जाना सिर्फ संयोग नहीं है, यह सायाश्चयन है। वे सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने और उनका सेवक बनकर काम करने के अपने जग जाहिर आचरण के अलावा उस हिंदुत्व शब्द और हिंदुत्व राज की अवधारणा गढ़ी थी, जिसका हिंदू धर्म या भारत की परंपराओं के साथ देश मात्र का भी संबंध नहीं है। वे सावरकर जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों वाला द्विराष्ट्र सिद्धांत देकर भारत विभाजन का विष बीज बोया था। वो गांधी हत्याकांड में अभियुक्त थे, जिन्होंने हिंसा और बलात्कार को राजनीतिक औजार बताने का काम तक किया था। भले खुद प्रधानमंत्री का नाम लेने का साहस नहीं कर पा रहे थे, किंतु उनके कुंबे और विपत्ति मीडिया ने बार बार इसे बताने की कसर नहीं छोड़ी। बिना किसी अतिरंजना के कहा जाए तो संसद का नया भवन एक ऐसा रंगमंच था जिस पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बचे खुचे जीने वस्तुओं को तार तार किया जा रहा था। यह उस हिंदुत्व राष्ट्र की स्क्रिप्ट हॉरर ट्रेजेडी की ड्रेस रिहर्सल थी, जिसे जल्द से जल्द फाइनल शो में दिखाया जाना है। सूत्रधारों की चली तो 2025 में मंचित पर दिखाना है। यह ड्रेस रिहर्सल राजपथ पर खड़े देश के संसदीय और राजनीतिक इतिहास के सबसे महंगे विराट स्टेज पर ही नहीं हो रही थी, जनपद पर जंतर मंतर की दर्शक दीर्घा में दिखाई जा रही थी। इधर मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जाप हो रहा था, उधर दुनिया के अखाड़ों में सामने वालों को पटकने देकर सोना चांदी कांसा जीत कर आने वाली लड़की अपने जैसी दूसरी लड़कियों के साथ अपने ही घर में पटकी घसीटी नोची और रौंदी जा रही थी। अमेरिका में मार डाले गए जॉर्ज फ्लॉयड की तरह पुलिस की बूट उसी गर्दन पर रखा जा रहा था। अब जब सब कुछ मोदी ही करते हैं, जब 28 मई को दिल्ली में जो भी कर रहे थे मोदी ही कर रहे थे, तो जाहिर है कि जंतर मंतर पर भी जो हो रहा था वह भी उन्हीं के करने पर हो रहा था। अपने दुशासनों के खरगोश का अवतार अपनी पार्टी के सांसद प्रदूषण शौक को बचाने के लिए सारा दलबल झोंका जा रहा था। दुर्योधन की कौरव सभा में द्रौपदी को निरावृत्त किए जाने की हुंकार और यलगारें की जा रही थी। धृतराष्ट्र खुद भी रचना की कोरियोग्राफी में लगे थे, जिनसे सर्वोच्च न्याय की उम्मीद थी वे भीष्म न जाने कब खुद ही शैया पर जा लेते थे। शकुनी स्टूडियो का मालिक बना बैठा था, जिसमें बैठे शिशुपाल प्रचंड स्वर में एंकरिंग करते हुए महाभारत की गालियां दोहरा रहे थे। इधर कारपोरेट के उधार की दम पर राजतंत्र के श्रृंगार की ध्वजा थी, तो उधर इन सबसे दूर देश के प्राचीनतम नगरों में से एक उज्जैन के प्राचीन महाकाल में जरा सी तेज हवा में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गंदगी में डुबोकर खड़ी की गई सप्त ऋषियों की विराटाकार प्रतिमाएं टूट फूट कर लुंठित पड़ी थी, धूल दूषित हो रही थी। मोदी यहाँ भी थे, इन मूर्तियों के उद्घाटन में वे ही तो गए थे और इन्हें सदियों की परंपरा को सदियों तक आगे ले जाने का निर्माण बताकर आए थे। इसी तरह 28 मई को जहाँ एक तरफ ऐसी वेदी सजाई जा रही थी जिसमें देर सवेर कुछ बलि देकर स्वाहा किया जा सके, दूसरी तरफ जरा सी हवाएं साबित कर रही थी कि इनमें सारा शी राजा बिखरने की कितनी शक्ति है। ये जरा सी हवाएं इतना कुछ कर सकती हैं, जब जनता के आक्रोश की आंधी उठेगी तो इनके सामने इनके नाम पर बहकाने बहलाने और सैकड़ों करोड़ कमाने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। बादल स्वरूप, संपादक लोक जतन, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान संघ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।